हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। जैसे जैसे बड़ौदा उपचुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। उपचुनाव से पहले सभी पार्टियां उम्मीदवारों को चुनने को लेकर माथापच्ची कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। उधर दिल्ली में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने आला नेताओं के साथ बैठक कर बड़ौदा में उम्मीदवार पर मंथन किया। इस बीच जेजेपी नेता भूपेंद्र मलिक ने सीएम से मुलाकात की। पेश रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए प्रदेश की सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर रोहतक में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। इस दौरान बड़ौदा में जीत हासिल करने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि चुनाव गठबंधन लड़ेगा, लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा। कि चुनाव गठबंधन लड़ेगा ये तो स्वाभाविक है, गठबंधन की सरकार है, चुनाव गठबंधन लड़ेगा, लेकिन उम्मीदवार जो है वो कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी का होगा। हालांकि ओपी धनखड़ ने ये नहीं बताया कि उम्मीदवार किसका होगा, लेकिन इस बीच जिस तरह से दिल्ली में सीएम मनोहर लाल से मिलने जेजेपी नेता भूपेंद्र मलिक पहुंचे, उससे संकेत मिलने लगे कि बीजेपी भूपेंद्र मलिक को पार्टी ज्वाइन कराकर उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि एक सीट से सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस जीत हार का यहां की जनता पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा है, हम तो हाथ जोड़ के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और यही चीज कह रहे हैं कि भाई इस एक सीट से घमंड की बात नहीं है, लेकिन इस एक सीट से सरकार नहीं बदलने बिगड़ने वाली। पार्टियों का ना कांग्रेस का फर्क पड़ता, ना बीजेपी को फर्क पड़ता है बड़ौदा की जनता को। इस अवसर को चूकना नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर मंथन जारी है। किसी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब सवाल यह है कि क्या पार्टियां पहले कौन का इंतजार कर रही हैं, ताकि विरोधियों के उम्मीदवार को देखकर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकें। भले ही पार्टियां उम्मीदवारों को उतारने में देरी कर रही हैं, लेकिन जनता उम्मीदवार कृषि कानून और विकास में से किसको चुनती है, इसके लिए 3 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश मंडल ने। चुनाव को लेकर बीजेपी की लगातार बैठक जारी है और कई दौर की बैठक के बाद एक लिस्ट सौंपी जाएगी बीजेपी के आला हाईकमान को, और इस लिस्ट के बाद डिसाइड होगा कि उनका कैंडिडेट, गठबंधन का कैंडिडेट कौन होता है। लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल जिनके पास प्रभार है, बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी हैं, सब तैयारियां पूरी होगी कैंडिडेट को लेकर जो मंथन चल रहा था। हाँ, बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपना बायोडाटा दिया था, बड़ी गहन चर्चा की सभी उम्मीदवारों के गुण दोष के आधार पर, और कौन कितना सेवा करने में सक्षम होगा बड़ौदा के लोगों के लिए, उस पर अच्छी तरह विचार किया। और फाइनल फैसला जो है मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व की सलाह करके फिर लिस्ट तैयार हो गई है, फाइनल मोहर लगनी है आला हाईकमान। देखिए, लिस्ट में अभी तो सारे जितने भी उम्मीदवारों ने अपना आवेदन किया है सभी पे हमने विचार किया है और सभी का मामला अभी तक विचाराधीन है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? चुनौती तो कांग्रेस के लिए है, उसकी सीट थी, उसको मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। हमारे लिए अवसर है और लोगों की ये इच्छा है कि 4 साल की जो बाकी की सरकार है विकास कराना चाहते हैं, विकास में भागीदारी चाहते हैं, तो कमल के निशान का बटन दबाकर भाजपा का कैंडिडेट को जिताएं। कांग्रेस के लोग कहते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के नेता जैसे कहते हैं कि ये हमारा किला है, इसको कोई नहीं ढह पाएगा, तो क्या गठबंधन की सरकार इस बार एक नया इतिहास रचने को तैयार है बड़ौदा में? ये जुमलेबाजी है, किला कोई नहीं होता। आज के लोग समझदार हैं, उनको साफ दिखाई देता है कि 4 साल के लिए भाजपा की सरकार प्रदेश में है
और लोग फिर भी आशीर्वाद दे सकते हैं उसके बाद भी। तो इसमें विकास अगर कोई कर सकता है, खजाने की चाबी है तो भाजपा के पास है, तो ऐसा विधायक वो देंगे जो बड़ौदा हल्के का विकास ज़्यादा करा सके। टिकट डिक्लेयर कब तक माने सर? अब तो टाइम ही कल काटा बच्चा, कल हो जाएगा। कल कितने बजे तक समय? ये समय नहीं, ये तो लेकिन आज रात को नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। हाँ, तो कल किसी टाइम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जेपी दलाल कृषि मंत्री और बड़ौदा उपचुनाव के बीजेपी प्रभारी, जिनका साफ कहना है कि कल सुबह तक जो बीजेपी की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जो एक कैंडिडेट है बड़ौदा उपचुनाव में, गठबंधन का कैंडिडेट जो भी होगा उसका फैसला हो जाएगा। हालांकि इनकी एक रिपोर्ट तैयार हो गई है और वो रिपोर्ट केंद्रीय आला हाईकमान बीजेपी की बात करें उनको सौंप दी जाएगी कुछ ही देर में, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उनका कैंडिडेट बड़ौदा उपचुनाव में कौन है। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मुकेश मंडल, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली। तो बड़ौदा को उम्मीदवार का इंतजार। पैनल में आज अभी हमारे पास सिर्फ एक गेस्ट मौजूद हैं, दीप कमल सहारण, जेजेपी प्रवक्ता। दीप कमल जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। धन्यवाद अनामिका। क्या तैयारियां हैं सर बड़ौदा पर फतेह के लिए? देखिए, अब तो बड़ौदा के लोगों के का वक्त है कि वो तैयारी करें अपने लिए एक अच्छा विधायक चुनने की, ऐसा विधायक चुनने की जो कि आवाज उठा दीजिए जरा दीप कमल जी की। जो सरकार के 4 साल बचे हुए हैं उन 4 सालों में बड़ौदा के लिए काम करे और जो कमी अब तक वहां पर रही है पिछली सरकारों के वक्त की, उस कमी को दूर किया जाए। ये अब कुछ घंटों की बात है, अभी देर रात को या फिर कल सुबह जो है आपके सामने उम्मीदवार होंगे। जहां कांग्रेस और बीजेपी ढूंढ रही है अपने लिए अच्छे उम्मीदवार, वहां मुझे लगता है इनेलो इंतजार कर रही है कि कोई बच जाए जो उसमें से हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ौदा के लोग विश्लेषण करें कि कांग्रेस की सरकारों में उनके यहाँ पर क्या काम हुए, बीजेपी की पिछले 5 साल वाली सरकार में और इस 1 साल में कितना काम हुआ है, और जरूरतें क्या हैं, कौन उम्मीदवार ऐसा है जो उनके बीच का है, उनके साथ आसपास रहता है हमेशा, जिसको वो जरूरी काम के लिए, छोटे बड़े कामों के लिए आसानी से पकड़ सकें या यूं कह लीजिए उस तक आसानी से पहुंच सकें और वो कसर को पूरी करें। मैं मानता हूं कि बड़ौदा उन सीटों में से है, अगर पूरे हरियाणा को हम मापे तो यूं कहते हैं कि मेवात जिला जो अब नूह जिला है वो सबसे पिछड़ा है और वहां पर काम नहीं हुए हैं, वहां पर विकास नहीं हुआ है। लेकिन उसको छोड़कर अगर कोई इलाके ऐसे हैं जहां पर मैं खुद हैरान हूं, और जब हम पढ़ रहे हैं इस चुनाव के दौरान कि बड़ौदा ऐसी सीट कैसे रह गई, ऐसा क्षेत्र कैसा रह गया जहां पर उद्योग के नाम पर एक चीज नहीं है, बड़े संस्थान एक भी नहीं है, कॉलेज तक एक भी नहीं था, और कोई और जो महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं या फिर किसी और रूप से रोजगार के रूप में व्यावसायिक संस्थान होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका, 54 गांव हैं, सब गांवों को ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान भरोसे ही छोड़ रखा है। वो हालात अब नहीं रहनी चाहिए, सड़कें सुधरनी चाहिए। कुछ हाईवे, वहां से 2 बड़े हाईवे निकलने वाले हैं और एक यूनिवर्सिटी घोषित हो चुकी है, 2 राजकीय कॉलेज, सरकारी कॉलेज सरकार ने घोषित किए हैं। तो ये सारे काम होंगे। विधायक ऐसा बने जो जागरूक हो, जो तेजी से बड़ौदा और चंडीगढ़ के चक्कर लगा के अपने लोगों के काम फटाफट करवाए, ऐसा उम्मीदवार बड़ौदा के लोग चुने। मैं तो मानता हूं कि उनका वक्त आ गया है, वो अब तय कर लें और मन बना लें कि अब उस कसर में नहीं रहना जो पिछले 10, 15 या 20 सालों में रही है, वो कसर अब खत्म करनी है। ऐसा उम्मीदवार चुन के भेजना है जो कि दिन रात काम करे बड़ौदा के लिए। उम्मीदवार तो चुन लिया होगा सर, घोषणा बाकी है खाली? नहीं, ऐसा नहीं है अनामिका। अगर उम्मीदवार चुन लिया होता तो उसको घोषित करके और मैदान में उसको काम करने के लिए लगा देते। सही कोशिश कर रही थी मैं कि कहीं अगर नाम निकल कर आ जाए, चूंकि खबरें ऐसी आ रही थी बैकडोर से कि नाम पर मंथन जो है वो प्रदेश बीजेपी की तरफ से फाइनल हो गया है। अब केवल जेपी नड्डा साहब से मुलाकात के बाद शायद अनाउंसमेंट का मूड बनाए आप लोग। ये देखिए, क्योंकि ये तय हो चुका है और मुख्यमंत्री ये घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव निशान बीजेपी का होगा, तो बीजेपी पार्टी के अंदर ही सारा मंथन चल रहा है। और जैसा कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा था कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ये 2 लोग ही अधिकृत हैं, क्योंकि जो छंटनी उनकी उम्मीदवारों ने की है, जिस तरीके से पता चला था कि 20 से ज्यादा उनके पास आवेदन आए थे, उनमें से जो छंटनी करके उनको अपने हाईकमान के सामने प्रेजेंट करना है और उनमें से कौन सा उम्मीदवार सबसे बेहतर रहेगा, सबसे मजबूत रहेगा और जीत सुनिश्चित करके लेकर आएगा, ये दोनों बड़े नेता ही तय कर रहे हैं। हमारी पार्टी गठबंधन में तैयार है। हमारे नेता पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में वहां बार गए हैं, अपने लोगों को वहां पर एक्टिव किया है और जैसे ही उम्मीदवार मैदान में आएगा, आप देखिएगा जेजेपी का भी एक कार्यकर्ता, आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के नेता
चाहे जींद जिले के हों, चाहे रोहतक के हों, सोनीपत के हों, भिवानी के हों, हिसार के, पानीपत, जो आसपास के इलाके लगते हैं जिनका प्रभाव यहाँ पर, जो मतदाताओं को मनाने में, समझाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, पूरी पृष्ठभूमि ग्रामीण है वहाँ की, तो वैसे नेता जेजेपी के भी वहां पर आपको कल या परसों से ही आपको दिखेंगे। चलिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। चौहान जी, बहुत स्वागत है सर डिबेट में। जी शुक्रिया। कितनी तैयारियां हैं आपकी तरफ से? उसी का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे दीप कमल सहारण की बीजेपी जेजेपी ने कुर्सी की पेटी बांध ली है और बहुत ही ज्यादा तत्परता के साथ आप लोग लगे हुए हैं। सीधा सवाल पे आ जाती हूँ सर, किसानों की हालिया दिनों में नाराजगी और दूसरा बड़ौदा उपचुनाव के लिए हम बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस का एक तरह से आप कह सकते हैं कि गढ़ रहा है, चूंकि सबसे ज्यादा दफा जीत मिली कांग्रेस को वहां से। आसान रहेगा बीजेपी जेजेपी के लिए सीट निकाल लेना? देखिए, दो बातें समझनी चाहिए कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र वो किसी पार्टी का स्थायी गढ़ सियासत में नहीं होता। अगर कांग्रेस ये कहती है कि पिछले कुछ चुनाव उसने जीते तो उससे पहले यहाँ लोकदल भी जीतती रही होगी, तो ये सियासत में चीजें, पहिया जो है वो घूमता रहता है, उसमें कोई तीली कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। तो किसी की परमानेंट सियासत में कोई विधानसभा रियासत नहीं होती, इस बात को सबको समझना चाहिए। कुछ लोग कहते थे पिछली बार जब जींद का उपचुनाव हुआ तो कुछ लोग कहते थे भाजपा कभी यहाँ से जीती नहीं, कभी जीतेगी नहीं। हमने आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन ढंग से जींद का उपचुनाव जीता और वहां पर भी वो जींद का विधानसभा क्षेत्र भी प्रिडोमिनेंटली रूरल, उसमें ग्राम्य प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा था, ये सब जानते हैं। तो इस भ्रम को हम तोड़ेंगे। एक बात ये, दूसरी बात किसान का जहां तक प्रश्न है, किसान की नाराजगी जिसे आप कह रहे हैं वो सब किसानों की नाराजगी नहीं है। हमारे जो विरोधी हैं, जो कांग्रेस के समर्थक किसान हैं, कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं, या मान लीजिए अभय चौटाला जी की पार्टी के साथ लगे हुए लोग हैं, कुछ उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, कुछ हो सकता है कि वो कुछ नेक स्वार्थी लोग भी उसमें शामिल हो गए हों, वो लोग विरोध कर रहे हैं। बहुसंख्यक किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों से प्रसन्न हैं। हम लोग निरंतर गांव में रहते हैं, मंडियों में ठीक ठाक खरीद हो रही है, कहीं कोई रोड वोट नहीं है, मंडियां भी चल रही हैं, एमएसपी भी चल रहा है। तो जो लोग ये कह रहे थे मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं रहने का, वो सारे झूठे साबित हो गए कि नहीं? तो ये बात शनि शनि किसान को जाकर के समझाएंगे भी और यही कहकर के पूछेंगे कि भाई किसान जी ये बताइए, क्या मंडी खत्म हो गई? क्या आपकी फसल समर्थन मूल्य पे बिकनी बंद हो गई? वो जानता है, वो समझता है, सहजता से इस बात को स्वीकार करने वाला है। तो गांव किसान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ौदा में भी खड़े हुए आपको नजर आएंगे। बड़ौदा में कमल खिलते हुए देख रहे हैं आप। भाजपा जजपा दोनों दलों के अपने वहां अपना जो अपने वोट भी हैं और नई परिस्थितियों में हम समाज के सब वर्गों में से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ खड़ा होने वाला, उनके कारण उनके नेतृत्व में जिस तरह देश की छवि सारी दुनिया में बेहतरीन हुई, उसके कारण बड़ी संख्या में सब दलों के परंपरागत वोटर वो भाजपा के साथ आज हैं। हम उन सबको साथ लेकर के बड़ौदा का किला फतेह करने वाले। बड़ौदा का किला फतेह करने वाले बाल मुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शर्मा जी, सुना आपने बड़ौदा की कुर्सी? जी, मैं सुन रहा था, प्रस्ताव पढ़ रहे थे ये। आपको प्रस्ताव लगा सर या आप कटाक्ष कर रहे हैं? राजनीति नहीं, मैं देखो क्योंकि एक ऐसे राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ जिसने देश के आजादी की लड़ाई लड़ी है, गरीब मजदूर वंचित शोषित लोगों की लड़ाई लड़ी है। अच्छा। और गरीब वंचित शोषित लोगों के बीच में रह के हमने काम किया है। तो प्रस्ताव मैंने कहा, आप उसको देखो टोंटिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रस्ताव ही था कि जैसे ऐसे बता दिया, ये हुआ वो हुआ, ये होगा वो होगा। परिस्थितियां क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? आज किसान आंदोलन की इन्होंने बात कर ली कि जहाँ किसान इकट्ठे होते हैं वहां उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। और किसान जब ये इनके मंत्री या नेता बड़ौदा में आते हैं, किसान इनको काले झंडे दिखाते हैं, किसान इनका घेराव करते हैं, किसान इनके मंत्रियों को बंधक बनाते हैं। ये लाचार सरकार और
जालिम सरकार अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति महोदय ने 4-5 दिन पहले साइन किए हैं, जो अध्यादेश लेके आए, फिर इन्होंने कानून बनाया। अभी से पहले वाई लूट रहे हैं, देखो खरीद हो रही है, ये हो रही है। मैं ये कहता हूँ, इस स्टेज पे ये जो मंच है, इस माध्यम से अगर हरियाणा में कहीं भी स्मूथली खरीद चल रही हो, या तो वीरेंद्र चौहान जी राजनीति से त्याग पत्र देके घर चले जाएंगे। किसानों के नाम पर बड़ौदा में उतर रहे हैं क्या आप? रोडों पे किसानों के नाम पर उतर रहे हैं क्या बड़ौदा में? देखिए, ये मंडियों में आ जाए ना। मैं ये कहता हूँ कि क्यों नहीं उतरेंगे किसानों के नाम पे? हमने एक ही मसला है क्या आपके पास? लेके आए, एक ही मसला है क्या? क्या किसानों का मुद्दा ताजा है, इसलिए आप किसानों का मुद्दा लेके उतर रहे हैं? किसान गुमराह नहीं हो रहा मैं किए जाने से पहले तो आप ये बताइए, आपका नाम क्या? मैं आपके नाम से संबोधन करूं या मुझे पता लगे मैं किससे बात कर रहे हैं? आप अनामिका से बात कर रहे हैं। अनामिका जी, अनामिका जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अनामिका जी, कोई मुद्दा ना छोटा होता ना बड़ा होता। हाँ। समाज में हम राजनीतिक दल हैं, बिल्कुल, और हमारा सामाजिक परिवेश भी है। जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते, उनके साथ खड़े होना हमारी जिम्मेवारी है। आज के टाइम में अधिकार से वंचित होने जा रहा है किसान, अपनी खेती से महरूम होने जा रहा है किसान। उसकी अगली पीढ़ी आखिर में जुड़े, सुन लीजिए। हमारे जो किसान हैं, उनकी अगली पीढ़ी अंधकार में दिखाई दे रही है। किसान और किसानी खत्म होने के कगार पे। किसानी के अलावा और क्या? किसानी के अलावा और क्या लेकर आप जा रहे हैं चुनावी मैदान में? और मैं बताता हूँ, मैं ये लेके जा रहा हूँ कि पिछले 6 साल में कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बताए, कोई पावर प्लांट इन्होंने लगाया हो, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट इन्हें खोला हो, कोई एम्स इन्होंने खोला हो, या कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना की हो, क्या रोड बिल्डिंग वर्क्स किसी तरह का कोई बड़ा काम किया हो? हरियाणा में ये गिनती गिना दे, जैसे मैं गिनाता हूँ, हमने 19 यूनिवर्सिटियां बनाई, 4 हमने पावर सब स्टेशन बनाए, पावर हाउस बनाए, हमने बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए। खेतड़ में हमने लगाया, जांडरी कला में हमने लगाया, यमुनानगर में हमने लगाया, खानपुर कला में हमने लगाया, एम्स हमने बहादुरगढ़, हमने झज्जर में एम्स बनाया, हमने मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज बनाया खानपुर कला में, हमने महिला विश्वविद्यालय बनाया खानपुर कला में, हमने यूनिवर्सिटी बनाई जींद में, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बनाई, प्राइवेट 19 यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी साइंस सिटी बना, हमने 6 IIT काटे, हमने इंडस्ट्री HSIDC के 19 आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। आपको भी अनामिका जी, आपको सुनना पड़ेगा। हमने औद्योगिक क्षेत्र HSIDC के 19 औद्योगिक क्षेत्र काटे, हमने जींद से लेकर के सोनीपत दिल्ली, आपने मुद्दे गिनाए, ये मंच नहीं है, भाषण नहीं सर। आपको सुनना पड़ेगा मेरा सवाल सर, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस वक्त कि कांग्रेस अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। आप अपने जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट का होना है सर? ये कॉन्फिडेंट भी है और विश्वास भी है। जीत नहीं, 50,000 से अगर कम जीत रही तो हम उसको जीत नहीं मानेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं सर। प्रोफेसर साहब आप अपनी बात रख लीजिए। आ रही हूँ कमल जी, आ रही हूँ, बहुत मेहरबानी आपकी, आ रही हूँ। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है वो इस समय, आपने किसान का प्रश्न जो किया, उस पर जो इनकी छद्मता है, इनका झूठ है, इनका नकलीपन है, वो सबके सामने आ गया। ये वही लोग हैं, आपको मैं बताऊं ना, कि इन्होंने अभी क्या कहा किसान को भड़काने के लिए, भोले किसान को भड़काने के लिए, कि तुम्हारी फसल समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदी जाएगी, तुम्हारी मंडियां बंद हो जाएंगी, तुम्हारी खेती किसानी पर खतरा है। 6 महीने पहले अध्यादेश आ गए थे, कानून बन गए, और उसके बाद पहले से जो जारी व्यवस्था थी वो बदस्तूर जारी है। किसान की बेहतरी के, किसान की आजादी के जो कानून आए हैं, उनको ये किसान की बर्बादी कहकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका उसी तरह का जो षड्यंत्र है, उसी तरह का। बीजेपी नेताओं को काले झंडे और बीजेपी जेजेपी के नेताओं को नो एंट्री के बैनर पर भी उनको जवाब दीजिए। कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए।
कि इनका ये जो सारा खेल है ये ठीक वैसा है जैसे CAA पर दिल्ली में इन्होंने शाहीन बाग खड़ा कर दिया था और ये कह रहे थे कि सारे अल्पसंख्यकों की नागरिकता ये कानून बनने से चली जाएगी, एक अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं गई। ऐसे ही इन कानूनों से किसान का नुकसान के बजाय फायदा है। ये झूठे षड्यंत्रकारी लोग बेनकाब हो चुके हैं, जहां कहीं कसर रह गई उसको हम इनको और कर देंगे। अब आप ये कभी कभी ये जो कह रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, कहीं किसी ने दीवार पर कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप नो एंट्री के बैनर। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ कि जो विरोध के नाम पर घटनाएं हो रही हैं इधर उधर इक्का दुक्का या कुछ ज्यादा भी हो सकती है, हाँ। उतने समर्थक है कांग्रेस के, उतना षड्यंत्र वो कर लेते हैं। अच्छा, ये वही लोग, ये इन्हीं के लोग हैं। असल में वास्तविक किसान नहीं है, जेन्युइन किसान नहीं है। जेन्युइन किसान अपनी खेती किसानी में व्यस्त है, अपनी फसलें बेच रहा है। इन्हीं के लोग भेद बदल करके षड्यंत्र इस तरह की कर रहे हैं और आप होने वाले नहीं है। आप गांव में, ठेठ गांव में भेजिए अपने रिपोर्टर्स को, आपको पता चलेगा कि जो वास्तविक किसान है वो ये कह रहा है कि मुझे तो आजादी मिल गई, पहले मैं गुलाम था, आड़ती के पास ही फसल बेचने के लिए, आज हम आजाद हो गए। माने ये इस तरह के झूठ बोल कर ये चुनाव जीत जाएंगे बड़ौदा का, मुझे ऐसा नहीं। बड़ौदा में चुनाव इसलिए भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है क्योंकि वहां का विकास, उनको मालूम है ना बड़ौदा वालों को, इतने तो सियाने लोग हैं कि सरकार के साथ जाने से बड़ौदा का विकास सुनिश्चित होता है। कांग्रेस हारी हुई, नकारी हुई, हताश कांग्रेस को अगर वो गलती से उनका विधायक बन भी जाए तो उससे सरकार पर क्या फर्क पड़ने वाला है। कुल मिलाकर सरकार के साथ जाने में, विकास के साथ सुर में सुर, कदम मिलाने में बड़ौदा के लोगों का भला है। और हरियाणा तो कांग्रेस को आपने बखूबी जवाब दिया है। आपकी बातों का मैं जवाब, उनसे प्रतिक्रिया भी ले लूंगी। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दीप कमल सहारण, पहले आप अपनी बात रखें। एक तो मैं अभी बालमुकुंद जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी टिप्पणी शुरुआत में वीरेंद्र चौहान जी पे की कि कोई प्रस्ताव पढ़ रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी। तो जिस तरीके का जवाब बालमुकुंद जी का था, वो रटी रटाई वो 15-20 बातें जो कांग्रेस के टाइम की के पास हैं कुछ कहने को, वो सारी की सारी एक उपचुनाव के लिए और एक डिबेट के अंदर चाह रहे हैं कि बस वो परोस दे। तो ये प्रस्ताव तो ये होता है कि अपने बारे में शुरुआत से लेके आखिर तक का सारा बखान कर डालो, ये होता है प्रस्ताव। तो दूसरा, अभी बीच में कह रहे थे कि विरोध हो रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं। मैंने इसी हरियाणा में देखा है कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया था पानीपत में, और वो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या वो पैमाना हो जाए उस सरकार की लोकप्रियता का या लोगों की नाराजगी का कि अगर एक शख्स ने कहीं पर कोई ऐसी हरकत की तो क्या हम सीएम को हटा दें या उसको ये मान दें कि लोग उससे खुश नहीं है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आज के दिन है अरविंद केजरीवाल, उनको कम से कम भी 4 बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ चुका है जहां पर कुछ उग्र लोग उन पर हमला कर देते हैं, कहीं शाही फेंक देते हैं, कहीं उनके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कहीं थप्पड़ मारते हैं, चप्पल मारते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उकसाए हुए लोग हैं जो अपनी किसी आक्रामकता में ऐसी हरकतें करते हैं। आज के दिन अगर मैं मानता हूं कि अगर किसान किसी बात पर अपना आक्रोश जता रहे हैं तो ये उनको जो विपक्ष के लोग बहका रहे हैं अपने स्वार्थ के चलते, या उनको जो इन कृषि कानूनों के बारे में इनकी दूरदर्शिता के साथ समझने में जो कमी है वो है सिर्फ उसके अंदर सरकार का कोई पैमाना मान ले उन बातों को। ये कोई एक मैच्योर पॉलिटिशियन की बात नहीं होनी चाहिए, ये कोई बहुत हद की बात है। आप बालमुकुंद जी से पूछिए कि जब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, ये तो चलो सरकार है और लोग हैं आमने सामने होंगे कोई बात होगी, सरकार के अंदर ही अशोक तंवर जी की गर्दन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लोगों ने दिल्ली में लाठियां चलाई थी और वो 2 महीने तक 3 महीने तक गर्दन पे वो अपना जो प्लास्टर होता है वो लगाकर घूमे थे। उसको क्या माना जाए, क्या है वो कांग्रेस पार्टी? अगर इतना ही मजबूत दावा है कांग्रेस पार्टी का बड़ौदा में, सवाल देखिए बालमुकुंद जी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं अब तक कैंडिडेट सामने आया? अगर एकता ही है, अगर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नाम पर सहमत हो ही गए हो तो
क्यों देरी है? कल का दिन बचा है कि आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं? ये भी कोई इनको दो दलों के बीच में तालमेल बनाना है या फिर कोई और सूरत देख रहे हैं इनेलो की तरह की, कहीं से कोई फ्री होकर आ जाए हमारे पास? किस बात की देरी है कैंडिडेट? अगर इतने ही आश्वस्त हैं, 50,000 वोटों से जीतने की बात कह रहे हैं, अभी वीरेंद्र चौहान जी को राजनीति छोड़ने के लिए कह रहे, तो कह दीजिए कि 50,000 से नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बालमुकुंद जी को इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का आनंद आ रहा है तो बात तो वाजिब है। बालमुकुंद जी वक्त लीजिए, मैं जवाब के लिए आपके पास लौटूंगी। फिलहाल मुझे कमांड मिल रही है, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। बहुत ही छोटे से ये पैनल में अभी जुड़े हैं, ऐड हुए हैं। तंवर साहब बहुत स्वागत है। जरा सुनिए बालमुकुंद शर्मा को, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। शर्मा जी जवाब दीप कमल सहारण का। देखिए, दीप कमल सहारण जी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हाँ। मैं खुद भी मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज पे, चीजों को समझता हूँ। क्या बात? मुझे कई बार इनकी बात पे बड़ी हैरानी आती है। इन्होंने कहा कि प्रस्ताव, और इनको प्रस्ताव में इतिहास में और प्रैक्टिकल में पता ही नहीं है। बालमुकुंद शर्मा के तौर पर मैं अगर बोलता हूं तो हो सकता है मैं प्रस्ताव पढ़ दूं। मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा हूं, और जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है भविष्य में करने की जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत करना मेरा काम है। जो काम मैंने गिनाए हैं, अगर दीप कमल जी एक काम पर भी उंगली उठा दें तो मैं डिबेट को बीच में छोड़ दूंगा। और दूसरा, मैंने अभी तक तो मैंने पूरे नहीं किए काम जो गिनाए थे। हमने बड़ौदा में जो काम किए हैं वो बताने की तो अभी बारी आ रही है मेरी। ये जो राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए लोग हैं, उसमें मैं भी आ गया, दीप कमल जी, हम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ अनामिका जी, राजनीतिक लोगों में सुचिता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। मैं ये सत्य कह रहा हूँ कि पिछले 6 साल में मुख्यमंत्री आज तक ये चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, ये विधायक के स्वर्गवास होने से पहले बड़ौदा में ही नहीं गए। 5 और 5.5 साल का अरसा हो गया, 6 साल होने को जा रही है। मुख्यमंत्री बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए थे आज तक। एक बात। दूसरी बात, अभी ये धमकी दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता के सरकार के साथ रहेंगे तो काम हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ, ये छोटी मोटी जो घोषणा की ही लोगों ने, अगर ये बीजेपी वहां से चुनाव जब हार जाएगी, क्या आगे वो काम नहीं होंगे? इसका मतलब तो लोगों को छलना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं। ये बेईमानी की परंपरा है। राजा के लिए प्रजा एक समान होती है, कोई भेद नहीं कर सकते। रंग के नाम पर, भेद के नाम पर, धर्म के नाम पर छल कपट नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष का भेद नहीं किया जा सकता, काले और गोरे का भेद नहीं किया जा सकता, अमीर और गरीब का भेद नहीं किया जा सकता। राजा के लिए प्रजा सब समान है। अगर मुख्यमंत्री आज भी ईमानदारी से बात नहीं करते, अगर वो जो घोषणाएं करी हैं, क्या वो अगर इनका जब कैंडिडेट हार जाएगा वो इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी? ये अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब ले लेती हूँ मैं। जवाब दीप कमल जी, सरकार के साथ रहना। जवाब लेने दीजिए दीप कमल जी, बोलिए। मैं आखिरी बात पूरी करता हूँ। प्रजातंत्र में बालमुकुंद जी ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी का भी विधायक बनता है तो भी उतने ही काम होने चाहिए। बीजेपी का विधायक क्यों जरूरी है काम करवाने के लिए? बालमुकुंद जी बहुत सारी चीजें गिनवा रहे हैं, और मैं बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं इनसे कि पिछले 6 साल में जो कांग्रेस पार्टी के वहां विधायक थे उन्होंने क्या काम करवा लिए, और पिछले ये 1 साल छोड़ के 5 साल तक इनके यशस्वी नेता दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के सांसद थे, उन्होंने विपक्ष में रहते हुए सांसद के तौर पर कितने काम करवा लिए। और किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता बुक्कल, जो विधायक इनके हैं, उन्होंने पिछले 5 साल विपक्ष में होते हुए सचिवालय में आकर, मंत्रियों के पास आकर, चंडीगढ़ आकर कितने काम करवा लिए। बड़ौदा से शुरुआत करते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ने 5 साल में विपक्ष में सांसद होते हुए क्या काम करवाया अपनी रोहतक लोकसभा के लिए? मुझे 5 चीजें गिनवा दीजिए, मैं इनकी बात यही मान जाऊंगा कि विपक्ष में होते हुए कांग्रेस के लोग काम करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ये आराम परस्त पार्टी है। विपक्ष में जाते ही जवाब दूं मैं। आ रही हूँ सर, नहीं 1 to 1 नहीं चल रहा ना सर। सुखबीर तंवर के पास जाना है, फिर आऊंगी। आप सुनिए पहले। किसी की सुनते नहीं है। हाँ, बताइए 6 साल में क्या काम करवाया इनके विधायक ने, और दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद होते हुए विपक्ष में क्या काम? ठीक है, नोट कर लीजिए इनके सवाल को। बालमुकुंद शर्मा, मैं लौट रही हूँ। बहुत ही छोटा सा क्विक रिएक्शन। सुखबीर तंवर, कितनी तैयार है इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस को आप वहां धरातल पर कहां देखते हैं? अनामिका जी, बड़ौदा बोलेगा, पूरा तोलेगा, करेगा घमंड को चूर और इनेलो को देगा अपना नूर। और जिस प्रकार से कमलदीप सहारण साहब बात कर रहे हैं, इनकी तो हालत वो है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ना इनका कोई उम्मीदवार है, ना इनका कोई मतलब है। मेरा विनम्र निवेदन कमलदीप सहारण साहब से ये है कि कम से कम बड़ौदा के चुनाव तक ये इनमें किसी
डिबेट में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका औचित्य इस चुनाव में समाप्त है। इसलिए इस प्रदेश को और देश को बरगलाने का प्रयास ना करें, बेफिजूल की बात ना करें। इनका भ्रष्टाचार जिस प्रकार से अतीत के इस करीब 11 महीने में इस हरियाणा प्रदेश ने देखा है, उस भ्रष्टाचार को समेटने में आपको आईना दिखेगा। आप बेफिजूल की बात बंद करो। जिस प्रकार से, जिस बेदर्दी से आपके मंत्रालय, आपके डिप्टी सीएम के मंत्रालयों में जिस प्रकार की लूट है, ये हरियाणा प्रदेश देख रहा है। आप ज्यादा, मेरा पुनः आपसे मशवरा है, पुनः निवेदन है, आप बड़ौदा चुनाव तक इस अपनी डिबेट को बंद करो। ये शुरू जेजेपी से होते हैं और खत्म भी जेजेपी पे हो जाएंगे। तंवर साहब, सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक जेजेपी और दुष्यंत दिखता है, इनका भला होगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तंवर साहब पूरा कीजिए। आपको बता दिया ना, आपका औचित्य समाप्त है, आपका कोई औचित्य ही नहीं है। और अब बड़ौदा का रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा आप कहाँ हैं। वो तो बरगला दिया आपने चौधरी देवीलाल के नाम पे। इस भविष्यवाणी के पीछे आधार क्या है तंवर साहब? इस भविष्यवाणी के पीछे क्या इनेलो अंतर्यामी हो चुकी है, या इनेलो का कॉन्फिडेंस अपनी जीत को लेकर, जो अभी बाल मुकुंद शर्मा में भी कूद के भरा है? अनामिका जी, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। अनामिका जी, आपने कहा ना कि आपको बता दिया ना, आपको बता दिया नहीं, तो आप कह रहे हैं के 11 महीनों में रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार का 11 महीने का क्रियाकलाप रहा है, हाँ? जिस प्रकार से झूठ और लूट की सरकार चली है, जिस प्रकार से जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखा गया है, अच्छा। आज इस देश और प्रदेश का किसान के हालात क्या है और किस प्रकार से कुर्सी से चिपके हुए ये शराब घोटाले के लोग। ये तो हो गई बीजेपी जेजेपी की बात, नहीं ये केवल जेजेपी की बात हो गई। अंदाजा नहीं है इनको। सर, बीजेपी और कांग्रेस से कोई सवाल नहीं है आपका? नहीं, अनामिका जी, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की घोटालों की उतनी ही जिम्मेदार है जितनी होनी चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस के तो इतने धड़े हैं, आपस में ही अपनी महिला प्रतिनिधियों को जिस प्रकार से लूटे मार रहे हैं, वो आपने भी देखा होगा। किसी का कोई औचित्य नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल आज बड़ौदा उपचुनाव में बहुत बेहतर स्थिति में और सबको धूल चटाएगा। और चलिए, बाल मुकुंद शर्मा, समाप्त है। बाल मुकुंद शर्मा, सुना आपने? आप दीप कमल सारण की बात का तो जवाब दे, लेकिन सुखबीर तंवर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इतने धड़ों में है कि कुछ कमाल नहीं होगा कांग्रेस से इस दफा यहाँ। देखिए, जो दो मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, शायद ये भी मानेंगे राजनीतिक तौर पर मैं इनसे ज्यादा वक्त तक मैंने राजनीति को दिया है। मैं बचपन से राजनीति करता हूँ और मेरा कोई काम नहीं है। ऐसे में सफेद कपड़े पहन के यहाँ नहीं बैठा और बाल मेरे सफेद हो चुके हैं। राजनीति के दो ही मंत्र हैं। जब आप शासन में रहते हो तो लोगों की सेवा करनी होती है। वो सेवा ऐसे होती है जैसे हमारे हरियाणा में हमने मेट्रो का जाल बिछाया, दिल्ली से लेकर के गुड़गांव फरीदाबाद तक मेट्रो हमने पहुंचाई, सोनीपत मेट्रो लाइन के प्रस्ताव हम लेके आए, बहादुरगढ़ तक मेट्रो हम लेके आए, एम्स हरियाणा में हम लेके आए, एम्स हरियाणा में हम लेके आए। अब विपक्ष के रूप में ये काम की बात कह रहे थे, मैं अब पूरी मेरी बात कर दिए। बड़ौदा में क्या काम किया, ये सवाल था। नहीं सर प्लीज, बाल मुकुंद शर्मा, बड़ौदा में कांग्रेस ने क्या काम किया? 5 काम गिनवा दीजिए। ये चैलेंज था दीप कमल सारण का, वो गिना दीजिए। आप सुनो। जींद से सोनीपत जो रेल लाइन बिछाई वो पूरी की पूरी बड़ौदा से निकलती है जी। जो रेलवे लाइन जींद से दिल्ली गई है वाया सोनीपत, वो पूरी की पूरी बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल के गई है। एक रेल लाइन हमने बिछाई। रेल कोच फैक्ट्री उत्तर भारत में या तो कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री जो रेल के डब्बे बनाएगी, वो हमने बड़ौदा में खेड़ा खेड़ी गांव है, वहां पे कांग्रेस के टाइम में पवन बंसल जी रेल मंत्री थे, उद्घाटन हमने उसका शिलान्यास किया, मतलब उसका हमने नींव पत्थर रखा। तीसरा, हमने सबसे बड़ा उत्तर भारत का महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में स्थापित किया, जो दोनों गाँव की जमीन है, जो बड़ौदा में भी। बाल मुकुंद शर्मा, विधायक का काम बताएं। ये विधायक के काम है। ये विधायकी में 6 काम आते हैं। जो किसी फील्ड में काम करता है, किसी जमीन पे काम करता है, ये आपका महिला विश्वविद्यालय विधायक का काम नहीं है। वहां पर हमने मेडिकल कॉलेज खोले, खानपुर में क्या विधायक का काम नहीं है।
गुआना में इसका सब डिवीजन गुआना पड़ता है। विधायक हमने 16-33 केवी सब स्टेशन बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर अनामिका जी 15 भी ये साबित करेंगे तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने 16-33 केवी सब स्टेशन बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे शासनकाल में किया। हमने वहां पर अनाज मंडी का विस्तारीकरण किया। हमने वहां पर मिनी सेक्रेटरीट गुआना में किया। हमने सुनिए गुआना में लड़कियों का कॉलेज, पहले अब बीच में बोलते ही गुआना में को एजुकेशन होती थी, अपने लड़कियों का अलग कॉलेज स्थापित किया क्योंकि गुआना सब डिवीजन है। ये जो बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 44 गांव है, 44 गांव है, ये इस डिवीजन में लगते हैं। बड़ी ब्राह्मणान गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोला। ठीक है तंवर साहब, मेरी बात मैं काम इतने गिनाऊंगा, ये बीच में बोलते हैं। बालमुकुंद जी रुक जाइए, सुखबीर तंवर विचार करना चाहिए। तंवर साहब बोलिए, सुखबीर तंवर बोलिए। दीपेंद्र हुड्डा का एक भी नहीं गिनवाया। अनामिका जी, पानीपत से रेवाड़ी नेशनल कोई सबसे बड़ा काम हुआ है तो वो है चीनी मिल की स्थापना। आज जेजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें क्या जो इंडियन आपको 2 बार वक्त दिया, दूसरी बारी गई सुखबीर तंवर के पास। समय को लेकर यहाँ घड़ी मत देखे, समय को लेकर घड़ी मत देखे। बोलिए तंवर साहब। ये दोनों प्रवक्ता बता दें क्या चीनी मिल से बड़ी कोई इंडस्ट्री की स्थापना यहाँ पे हुई क्या, और उसके बारे में इनका क्या वक्तव्य है? बालमुकुंद जी जवाब बोलने से ठीक है, क्विक रिएक्शन सर, इतना ज्यादा। बालमुकुंद जी जवाब, बालमुकुंद जी जवाब। किस बात का जवाब है? किस बात का जवाब है? चीनी, आपको आवाज नहीं की सुखबीर तंवर की? वो कह रहे चीनी मिल से ज्यादा बड़ी स्थापना यहाँ पर आपने की है क्या? नहीं वो कहाँ है स्थापना? चीनी मिल हमने स्थापित किया है। स्थापना कहाँ है पूछ रहे हैं? क्रियान्वयन कहाँ है? जवाब गुआना में। फिर इनको पता है कुछ नहीं। हाँ। इनको पता ही कुछ नहीं। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको रेल कोच फैक्ट्री नहीं दिखाई देती? हाँ। जिसमें 10,000 वर्कर लगेंगे। आपको महिला विश्वविद्यालय नहीं दिखाई देता जो महिला शिक्षा में काम करेगा? मेडिकल को आपको खानपुर कला में, हमारे पूरे हरियाणा में पीजीआई रोड के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज है। एक करके सर प्लीज, दर्शकों को समझ में आना चाहिए। आपने एक सवाल पूछा सुखबीर तंवर, जवाब। अरे भाई साहब, आप तो ना 3 में ना 13 में है। हाँ बालमुकुंद जी बोलिए। आप तो ना, ये तो ना 3 में ना 13 में है। दीप कमल तो कोई बात करे तो अच्छा लगता है। दीप कमल सत्ता में है। दीप कमल जो बात करे उसका तो जवाब। ये तो जो लोग 3 में ना 13 में, मतलब कि आप दीप कमल को टक्कर में देख रहे हैं कि जेजेपी आपको छका सकती है वहाँ पर। जो मैंने सवाल पूछा है, जेजेपी छका सकती है आपको बड़ौदा में। आप स्वीकार कर रहे हैं बालमुकुंद जी? बड़ा उद्योग यहाँ आया? क्या कह रहे हो आप? जेजेपी आपको टक्कर दे सकती है, छका। ये अपने काम गिनाए। ये नहीं, देखिए जेजेपी जो कि सरकार में है, उन्होंने जो काम किया, हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और पीछे 10 साल हम सत्ता में रहिए, हमारे से पूछ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ सुखबीर तंवर जी अपने काम गिनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, गलती से कर भी दिया होगा, तो वो उसको रख दे पटल पे कि हमने ये अच्छा काम किया। हमने जो 20 काम किए उसकी बात करें ना। आपने कुछ नहीं किया। आपने भैया आपको मेडिकल कॉलेज नहीं सुनाई दे रहा, महिला विश्वविद्यालय नहीं सुनाई दे रहा, रेल कोच फैक्ट्री नहीं सुन रही, रेलवे लाइन नहीं सुन रही, पानीपत से रेवाड़ी तक का रेल लाइन नहीं सुन रहा। 16 हमने 33 के सबस्टेशन बनाए वो नहीं सुन रहे। आपने सिविल सेक्रेटरी हमने बनाया वो नहीं सुन रहा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया वो नहीं सुन रहा। महिला विश्वविद्यालय बनाया वो नहीं सुन रहा। मैं आपको 10 काम गिना तो रहा हूँ। 3 बार हम विधायक बना चुके हैं वो नहीं सुन रहा। लगातार 3 बार हम विधायक रहे वो नहीं सुन रहा। मिल गया आपको अपनी बात का। विधायक तो आज भी हम विधायक थे, कल भी हम विधायक थे, उससे पहले भी हम विधायक थे। बालमुकुंद शर्मा जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि दर्शक भी सुन लें। कांग्रेस पार्टी के 6 साल तक विधायक जो विपक्ष में होते हुए बड़ौदा में रहे, उन्होंने कोई भी 5 काम करवाए हों सत्ता पक्ष से आकर, अपनी मांगे लेकर आकर, किसी अफसरों के साथ बैठकर, किसी मंत्री के पास जाकर अपने हल्के के लिए करवाए हों, तो वो बता दे। और पूरी मिसाल है ये दीपेंद्र हुड्डा, उनके युवा सांसद, उन्होंने। और मैं तो जो है बालमुकुंद जी की नेता है कुमारी शैलजा जी, जिनको बारात का घोड़ा कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पहले वो चली गई संसद, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे चले गए दीपेंद्र हुड्डा बारात का घोड़ा बनकर राज्यसभा में। उन्होंने राज्यसभा में जाकर अपने लोगों के लिए क्या काम करवाए हों वो गिनवा दे। ये आराम परस्त पार्टी है, ये
जैसे ही बाहर बैठते हैं ये सिर्फ अपने एसी के कमरों में रहते हैं और आलिशान गाड़ियों में घूमते हैं, कुछ नहीं करते। कमल देव जी, आप बड़ौदा पे बात करें तो ज्यादा बड़ी है, आप बड़ौदा की बात करें तो ज्यादा बड़ी है, कहाँ की बात कर रहे हो आपके पास? तंवर जी आ गया, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आप कमल देव जी, आपका कोई औचित्य इस चुनाव में नहीं बचा है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जननायक जनता पार्टी को निवेदन वो आपकी बात का भी जवाब दे रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास। तंवर साहब एक बार सुन लीजिए। गलत बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कौन किसका घोड़ा था, कौन किसकी घोड़ी थी, ये बड़ौदा का मतलब है क्या? आप बता देना पहले आप लोग बोल रहे थे बीच में दीप कमल नहीं बोल रहे थे। एक बार सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। बारी बारी से बोलिए, दर्शकों को समझ में आना चाहिए एक एक करके। दीप कमल जी जल्दी खत्म करें। इनका कलेश ही खत्म कर देता हूँ मैं। ये कह रहे थे ना कि जेजेपी को तो चुनाव तक डिबेट में बुलाना ही मत। हाँ। अब आप किसको बुलाना है डिबेट में? नामिका जी आप मुझे किसी से जानना नहीं है कि मुझे किसे बुलाना है नहीं बुलाना, किसी का सजेशन नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ बुलाइए सबको, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा आंकड़ा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो अक्टूबर 2019 में हुआ था, उसमें जेजेपी को मिले 32,000 वोट, बीजेपी को मिले 37,000 वोट, कांग्रेस को मिले 42,000 वोट। हजारों में बात हो रही है, 32, 33, 42। इनेलो को मिले 3,145 वोट और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को मिले 3,281 वोट। इनेलो से 136 वोट फालतू। अब तीसरा या चौथा आदमी यहाँ बीएसपी का होना चाहिए कि इनेलो का होना चाहिए। 3,000 वोट ही 32, 37, 42,000 की बात हो रही है, जहाँ पर वहाँ 3,000 वोट इनके आते हैं। बातें ये यहाँ आकर बड़ी बड़ी करते हैं, लोग इनको देख के हंसते हैं घरों में बैठकर। इनसे ज्यादा वोट बीएसपी के आते हैं, जहाँ पर वहाँ आकर ये चिल्ला रहे हैं। वो दौर दूसरा था, आज दौर दूसरा है। आप तो बड़ौदा में घुस भी नहीं सकते। और जिस प्रकार से समस्त बड़ौदा के गाँव में अभय सिंह जी को जो स्नेह सम्मान और मान सम्मान मिला, उससे आपकी आंखें होगी है। आप दौड़ से हमने पार्टी तक नहीं बनाई। आप छोड़ दीजिए इन बातों को। अतीत में क्या हुआ, जिस प्रकार से आपने इस बारी बारी से प्लीज, जिस प्रकार से ठीक है दीप कमल सुन ले आप, सुप्रीत तंवर जल्दी। हाँ, गिरवी रखा, ये प्रदेश देख रहा है और आपको सबक सिखाएगा। आप समझ लें मेरी बात को। आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में हैं सुप्रीत तंवर? सिखाती रहती है जनता, इनेलो को जो सिखाना। आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में है सुप्रीत तंवर, उसकी बात करें। अनामिका जी, जिस प्रकार से 11 महीने की लूट और झूठ और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल का एक तरह से गढ़ रहा बड़ौदा, और उसमें जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अनाचार, अत्याचार, लाठीचार्ज और अनेक अनियमितता बेकायदियां चल रही हैं, वो सारे के सारे मुद्दे एक एक व्यक्ति तक हम बड़ौदा में लेके जाएंगे और निसंदेह बड़ौदा हल्के की बहादुर जनता। ये तो बीजेपी जेजेपी की बात हो गई। कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारने का सपना देख रही है इनेलो। कांग्रेस आपको टक्कर में नहीं दिखती, कांग्रेस आपको टक्कर में नहीं दिखती। कांग्रेस के गढ़ में आप सेंध मारने का सपना बुन रहे हैं, आपको कांग्रेस टक्कर में नहीं दिखती। आप तब से जेजेपी और थोड़ा सा बीजेपी बोल रहे हैं। अनामिका जी, कांग्रेस ने जो झूठा नारा दिया चौधर का, उसकी वजह से सफलता मिली। उस झूठे नारे की पोल खुल चुकी है। आपने सुना दीप कमल को, आपने सुना सुमित, और यही होता है जब हम खाली आवाज तेज करते हैं ना, डिबेट की आधी बातें तो रह जाती है। सुनिए आप मुझे पहले, तंवर साहब सुनिए। दीप कमल सारण कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट ही ऐसा उतारेंगे कि कांग्रेस को मदद मिल जाए आपके कैंडिडेट की वजह से। ऐसा है अनामिका जी, मैंने इनको पहले बता दिया। इनका इस चुनाव से कोई औचित्य नहीं है। इनको इस चुनाव की डिबेट में नहीं आना चाहिए। हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे। अब फिर आगे इस बार मैंने खुलेआम कह दिया, कितनी बार कहूँ मेरे डिबेट में कौन आएगा नहीं आएगा ये पैनलिस्ट नहीं तय करेंगे सर। मैं बहुत हूँ इसको, हमारा चैनल हमारी टीम बहुत है इसे तय करने के लिए। ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा पैनलिस्ट तय करें, लेकिन इनका चुनाव कौन आएगा कौन नहीं आएगा आप लोग थोड़ी बताएंगे सर। बाल मुकुंद शर्मा का औचित्य नहीं है। अरे कांग्रेस को भी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए कांग्रेस को भी। बाल मुकुंद शर्मा, बाल मुकुंद शर्मा, आपको कहीं नहीं देखती है इनेलो भी, आपको कहीं नहीं देख रही है कि आप वहाँ पर जीतेंगे। बहुत अच्छी। देखिए क्या होता है, जो ये बिल्कुल ठीक है, प्रजातंत्र का पैमाना तो वोट है। पीछे इनके 3,000 वोट आए थे और हम 3 बार से लगातार जीत रहे हैं।
ये तो प्रदेश की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। ये तो आप देखिए, आप लोग भी एंकर हैं, चीजें तो आप भी समझते ही हैं कि जिस सीट पर हम लगातार 3 बार जीत रहे हैं, और पिछले टर्म में तो बीजेपी की सरकार थी 5 साल, उसके बाद फिर हम जीत रहे हैं। और जिस तरीके से हमने विकास काम गिनाए हैं, मैं आपका कह रहा था कि पूरा डिबेट का 1 घंटा आप मुझे दे दोगे तो मैं 1 घंटा गिनाता ही रहूंगा। दीप कमल जी जैसे प्रस्ताव कर रहे, ये इतिहास है, ये प्रैक्टिकल है। प्रस्ताव तो वो होता है जिसमें जोड़ा जाता कुछ, हमने जोड़ने की जरूरत नहीं। क्या कांग्रेस, सर एक सेकेंड, अति उत्साह में है क्या कांग्रेस अपने पुराने जीत को देखते हुए कि बीजेपी तो यहाँ कमल खिलाने का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देख रही है? कांग्रेस देखिए, इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें थोड़ा फर्क है। ये कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक आत्मीयता है, कांग्रेस एक विकास का नाम है, कांग्रेस एक पार्टी होने के साथ साथ एक विचारधारा भी है, एक सोच भी है। मूड में है बालमुकुंद जी, मैं ये कह रहा हूँ, के मूड में है पूरा गुणगान। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आपने पूछा ना उत्साह की बात, मैंने ये कहा हम लोग जो है पुरानी परंपराओं को भी ध्यान में रखते हैं। बीजेपी उत्साह में दिल्ली में मंथन कर रही है, मैं तो कांग्रेस के लिए अति उत्साह पूछ रही हूँ कि पुराना जो आपके पुराने जितने जीत रहे हैं इनके आंकड़ों से ज्यादा रहे हैं, तो क्या इस वक्त आप अति उत्साह में हैं? अगर हैं तो फिर इंतजार किस बात का? कैंडिडेट के नाम को क्यों नहीं अनाउंस किया? क्या बीजेपी के पत्ते खोलने का वेट कर रहे हैं? आ रही तंवर साहब, 2 ही मिनट रह गया है, क्विक रिएक्शन। देखिए, अति उत्साह का एक कारण होता है, वो होता है विकास, काम, नीचे तक के आखिरी छोर तक के लोगों से जुड़ना, जमीन पे काम करना। अब आप मेरे कपड़ों से देख सकते हैं, मैं कभी फील्ड से आया हूँ, आपके सामने बैठे हूँ, तो मैं अभी बड़ौदा से आया हूँ और आकर के डिबेट कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज का पता है ना कि बड़ौदा में क्या है। हमने तो जिस तरीके से हम बहादुरगढ़ तक मेट्रो लेके आए थे, हमारा तो उत्साह इतना है कि हम बहादुरगढ़ से बड़ौदा भी मेट्रो ले आएंगे। हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं, बहादुरगढ़ से बड़ौदा भी मेट्रो ले आएंगे। मैं फाइनल कमेंट के लिए पाऊंगी, अब ये सोच के चलो, फील्ड में नहीं जाते क्या आप? पूरी जेजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़ौदा में आसपास के जितने प्रभावशाली लोग हैं वो सारे अपने फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं सारे के सारे। बालमुकुंद शर्मा जी ने ठीक ठाक अच्छे प्रस्ताव सुनाए आज 2-3, और जहां तक सुखबीर तंवर जी से नामिका जी आप पूछती रह गई, इनके वोट पूछ लीजिएगा एक बार, 3147 वोट कितने आए थे, एक बार इनके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। इनकी पार्टी का चश्मा फाइनल कमेंट, बीजेपी नजर आ रही है, उनको बीजेपी नजर आ रही है, उनका चश्मा। ठीक है, दीप कमल जी वक्त नहीं है सर, प्लीज तावर साहब फाइनल कमेंट। 2005 में अनामिका जी 2005 में कांग्रेस का बहुमत था, 67 सीटें जीती थी। उस वक्त भी बड़ौदा सीट हमारे पास थी। और जिस प्रकार से चौधरी का झूठा नारा देके कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा को बरगलाया, बहकाया, निसंदेह उन्होंने जवाब दे दिया है। दीप कमल वो ये बोल चुके हैं कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ये ताजा दौर तो ये है ना, मिसाल तो सबसे लेटेस्ट की दी जानी चाहिए। चलिए ठीक है, पिछले साल 10 महीने पहले हुआ ताजा दौर आपका समझ में बालमुकुंद शर्मा नाम फाइनल हो गया क्या? सर प्लीज हो जाइए, शांत हो जाइए। तंवर साहब हो गया, बालमुकुंद शर्मा नाम फाइनल हो गया क्या? सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री में प्लीज सर प्लीज, ये आपसी कटाक्ष नहीं, आपसी कटाक्ष के लिए मंच नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। बालमुकुंद शर्मा नाम फाइनल हो गया क्या? नहीं, कांग्रेस के लिए कोई इस तरीके की चीजें नहीं है, नाम फाइनल होना। हमारी सर्वसम्मति हो रही है, हमारी सारी मीटिंगें हो चुकी है, हमने नाम अनाउंस करना हम कभी भी कर देंगे। हमें कोई जद्दोजहद में नहीं पड़ना। वो तो हमारे 32 लोगों ने 32 लोगों ने निवेदन दिया था, 32 लोगों ने निवेदन किया था। उन 32 में से हमने सबसे बात करी, 32 में से सबसे बात करी, हमने फाइनल कर लिया। अभी हम डिक्लेयर कर देंगे। जब फाइनल कर लिया तो डिक्लेयर कर देते ना सर। बीजेपी के पत्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वो तो हमारी व्यवस्था है, जैसे आपने कहा। देखिए, आप अपना पक्ष तो कितना मजबूत रखते हैं, एंकर किसको हम बुलाएंगे, हम तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी कब टिकट डिक्लेयर करेगी, हम तय करेंगे। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, बीजेपी का वेट कर रहे हैं क्या आपके? वो पत्ते खोल देंगे तब आप पत्ते खोलेंगे? तो हमने सवाल दे दिया ना, हमने पूरा जवाब दिया। आपका हम सम्मान करते हैं और आप बहुत अच्छा वो करते हैं। काम कर लिया फील्ड में, सवाल का जवाब दे दिया ना, मैंने जवाब दे दिया ना कि हम डिक्लेयर कर देंगे। यही तो बीजेपी के ये जवाब दे दिया ना, डिक्लेयर कर देंगे। अब यह चैनल पे डिक्लेयर करेगा। इंतजार कर रहे हैं क्या? इतना टाइम क्यों? नहीं, चैनल पे डिक्लेयर कर देंगे। पूछा है मैंने,
चलिए ठीक है, आप ये बताइए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत शुक्रिया आप सबों का। कांग्रेस अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। भरसक ये जो कोशिश वो दिख रही है कि कहीं ना कहीं इंतजार जरूर है कि बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार का नाम अनाउंस हो जाए। हालांकि आगे क्या नाम अनाउंस किया जाता है भविष्य के घर में है। एक सवाल हमने पूछा था, जरा सवाल दिखा देते हैं फिर उसका जवाब बताएंगे। सवाल था, क्या बड़ौदा उपचुनाव में बेहतर उम्मीदवार का चुनाव है जीत का मंत्र? हाँ के लिए यस टाइप करें, ना के लिए नो टाइप कीजिए। ये इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना था। अब जवाब देख लीजिए। 91% लोगों ने कहा है कि हाँ, बड़ौदा उपचुनाव में बेहतर उम्मीदवार का चुनाव है जीत का मंत्र, और 9% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये 9% लोग कौन है ये आप तय करें। तो डिबेट में फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।